हाय ऑल, वेलकम बैक। तो अभी तक हमने सप्लाई की 5 कंडीशंस देखी और हमने ये समझा कि ये सभी की सभी 5 कंडीशंस सेटिस्फाई होने पर ही हम क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन को सप्लाई कहेंगे और उस पर क्या लगेगा, जीएसटी। यदि इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उस ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लगेगा। फाइन। तो कंडीशन नंबर 1 थी, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Goods includes movable property as well as actionable claims, whereas service is anything other than goods, and money and securities are neither good nor services. फिर हमने पढ़ा what is consideration. हमने सीखा consideration क्या इंक्लूड करता है और क्या एक्सक्लूड करता है। फाइन। तो अब हम समझेंगे कंडीशन नंबर 3 को। कंडीशन नंबर 3 was supply should be in the course or for furtherance of business. मतलब ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए, बिजनेस पर्पस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। जीएसटी इज एसेंशियली अ टैक्स ऑन कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस। कैसा होना चाहिए ट्रांजैक्शन, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन। हेंस ओनली दो सप्लाईज दैट आर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी। रिजल्टेंटली any supply is made by an individual in his personal capacity does not come under the ambit of GST. अगर आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऋषभ buys a car for his personal use and after a year sells it to a car dealer. Sale of car by Rishabh to car dealer is not a supply under CGST Act because said supply is not made by Rishabh in the course or furtherance of business. कैसा है ये, पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन है क्योंकि जो कार खरीदी थी वो पर्सनल यूज के लिए खरीदी थी और बाद में उसको कार डीलर को सेल कर दिया। तो क्या इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगेगा? इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगेगा। फाइन, ये बिजनेस नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर मैं एक कार डीलर हूं और मैं कार किसी को सेल करता हूं तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि मेरा काम ही क्या है, कार बेचना। मैं क्या हूं, कार डीलर। तो वो ट्रांजैक्शन कैसा हुआ, इन द कोर्स और फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेकेंड एग्जांपल, मणिकर्णिका सोल्ड हर ओल्ड गोल्ड बैंगल्स एंड इयररिंग्स टू आभूषण ज्वेलर्स। सेल ऑफ ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी बाय एन इंडिविजुअल to a jeweler will not constitute supply as the same cannot be said to be in the course or furtherance of business. पर्सनल ज्वेलरी बेची है ज्वेलर को, ठीक है, तो मणिकर्णिका ने जो ज्वेलरी बेची उस पर क्या वो टैक्स लगाएगी, सीजीएसटी लगाएगी, एसजीएसटी लगाएगी, आईजीएसटी लगाएगी? नहीं लगाएगी। क्यों? ये कैसा है, पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन। मणिकर्णिका का ज्वेलरी का बिजनेस नहीं है। उसने क्या किया, जो उसके पर्सनल कंजम्पशन, पर्सनल यूज के लिए जो गुड्स थे वो ज्वेलर्स को सेल कर दिए। अब जब ज्वेलर्स वाला इसको आगे अपने कस्टमर्स को सेल करेगा तो क्या वो जीएसटी लगाएगा? वो जीएसटी लगाएगा, बिल्कुल। क्यों? उसके लिए क्या है, ये बिजनेस नेचर ट्रांजैक्शन। सुंदरम आचार्य, अ फेमस एक्टर, paints some paintings and sells them. The consideration from such sale is to be donated to a charitable trust. The sale of painting by the actor qualifies as supply. सुंदरम आचार्य एक एक्टर है और वो पेंटिंग भी करता है। फाइन। तो ऐसा नहीं है कि एक पेंटिंग बनाई और बेच दी, ओकेजनली पेंटिंग बनाता है और बेचता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये उसका बिजनेस नेचर ट्रांजैक्शन। पेंटिंग क्यों बनाई उसने? बेचने के लिए, पर्सनल यूज के लिए, अपने घर में लगाने के लिए नहीं। क्यों बनाई? सेल करने के लिए। तो ये कैसा होगा, बिजनेस नेचर ट्रांजैक्शन, और इट वुड बी कॉल्ड एज सप्लाई अंडर जीएसटी, और उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। Since business includes vocation, therefore sale of goods or service as a vocation is also a supply under GST. A resident welfare association provides the service of depositing the electricity bills of the residents in lieu of some nominal charges. ठीक है, एक वेलफेयर एसोसिएशन है जिसपे क्या हो, आप मेंबर हो। वो क्या सर्विस प्रोवाइड करता है कि जितने भी मेंबर्स हैं एसोसिएशन के उन सबकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भर देता है और कुछ कमीशन चार्ज करता है, नॉमिनल।
तो क्या उस पे जीएसटी लगेगा? उस पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। रीड करते हैं। प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय क्लब और एसोसिएशन और सोसाइटी टू इट्स मेंबर्स is treated as supply, as this is included in the definition of business. Fine. Services by way of admission to a circus, cinema halls, amusement parks, including the theme parks, water parks, etc., are considered as supply, as these are the services by way of admission of persons to any premises for a consideration. ठीक है, क्या हो रहा है? सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू सर्कस, सिनेमा हॉल्स, अम्यूजमेंट पार्क्स। आप कहीं पे भी इनमें से कोई भी प्लेस विजिट करते हैं तो आप क्या बाय करते हो? टिकट। तो वो जो टिकट होगा उस पे टैक्स लगा कर ही आपको टिकट का जो अमाउंट है वो पे करना होगा, यानी वो जो टिकट का जो प्राइस होगा दैट वुड बी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। उसमें क्या होगा? बेसिक अमाउंट प्लस टैक्सेस, और वो जो टोटल अमाउंट होगा वो आपको अम्यूजमेंट पार्क और सर्कस और व्हाटएवर उसको आपको क्या करना रहेगा? पे करना रहेगा। Fine. Now, condition number 4 was supply should be made by a taxable person. So let us learn what is a taxable person. A taxable person is a person who is registered or liable to be registered under section 22 or section 24. Section 22 क्या था? जिसमें क्या हुआ था? Specified threshold limit. Section 24 क्या था? Compulsory registration. Hence, even an unregistered person who is liable to be registered is a taxable person. Fine. अगर आप रजिस्टर्ड हैं और आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और सप्लाई की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो कैसा होगा? टैक्सेबल सप्लाई, उस पर क्या लगेगा? जीएसटी। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है बट यू आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, मतलब या तो आपने स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दिया अंडर सेक्शन 22, या फिर यू आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24 क्योंकि यू फॉल अंडर वन ऑफ द कैटेगरीज गिवन अंडर सेक्शन 24, तो उस केस में भी आप क्या है? लाइबल टू रजिस्टर। सो इवन इफ यू आर अनरजिस्टर्ड बट यू आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, तो भी अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे कोई और वो ट्रांजैक्शन सप्लाई की पांचों कंडीशंस अगर फुलफिल करता है तो हम उसको क्या कहेंगे? टैक्सेबल सप्लाई। फाइन। Similarly, a person not liable to be registered but has taken voluntary registration and got himself registered is also a taxable person. ठीक है, आप अंडर सेक्शन 22, 24 दोनों में फॉल नहीं हो रहे थे, लेकिन आपने क्या किया? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया। फाइन। आपने बोला मुझे एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं चाहिए, मेरा टर्नओवर भले 20 लाख से कम है बट मेरे को कैसा रजिस्ट्रेशन लेना है? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, क्योंकि मे बी फॉर एनी रीजन, या फिर आप सेक्शन 24 की किसी कैटेगरी में फॉल होने वाले होंगे इन फ्यूचर, या फिर आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि आपको लगता है कि आपका जो स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट है वो इन द कमिंग टाइम क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। फाइन। तो आप क्या ले लोगे? रजिस्ट्रेशन ले लोगे और आप क्या कहलाओगे? टैक्सेबल पर्सन। अब हमने देखी सप्लाई की 5 कंडीशंस, और वो 5 कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तो ही हम ट्रांजैक्शन को क्या कहेंगे? सप्लाई। तो वो 5 कंडीशंस है। सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, इट शुड बी मेड इन द कोर्स और फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इट शुड बी अ टैक्सेबल पर्सन, सॉरी इट शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई एंड इट शुड बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। तो ये पांचों कंडीशंस फुलफिल होने पे ही क्या कहेंगे हम ट्रांजैक्शन को? टैक्सेबल ट्रांजैक्शन। लेकिन जो कंडीशन थी कंसिडरेशन वाली, that supply should be made for a consideration, और जो कंडीशन थी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाली, इन दोनों कंडीशन के कुछ एक्सेप्शंस हैं। जो कंसिडरेशन वाली कंडीशन है उसके जितने भी एक्सेप्शन है वो दिए गए हैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज सी में, और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के जितने भी एक्सेप्शन है वो दिए गए हैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज बी में।
मतलब एक्सेप्शन से मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस पर्पस नहीं भी है तो भी हम उसको क्या कहेंगे, टैक्सेबल ट्रांजैक्शन, और उस पर जीएसटी लगेगा, सब्जेक्ट टू वो ट्रांजैक्शन कहां दिया गया है, सेक्शन 7(1)(b) में। अगर किसी ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन नहीं है तो भी हम उस ट्रांजैक्शन को टैक्सेबल कहेंगे और उस पर जीएसटी लगेगा, सब्जेक्ट टू वो ट्रांजैक्शन कहां दिया गया है, सेक्शन 7(1)(c) में। तो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 7(1)(b). सेक्शन 7(1)(b) ये कहता है, if you import any service, so import of service, whether it is for business purpose or it is for personal purpose, it does not matter whether it is for business purpose or personal purpose, क्या कहेंगे हम उस ट्रांजैक्शन को, टैक्सेबल ट्रांजैक्शन कहेंगे, चाहे आप जो इंपोर्ट की सर्विस वो आपने पर्सनल पर्पस के लिए की या बिजनेस पर्पस के लिए की। फाइन, फॉर एग्जाम्पल आपने सॉफ्टवेयर बाय किया, ठीक है, किस चीज के लिए, एकेडमिक पर्पस के लिए, एकेडमिक पर्सनल यूज, सीखने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पर्सनल ट्रांजैक्शन हुआ, और ये सॉफ्टवेयर जिससे आपने बाय किया वो कहां की कंपनी थी, फॉरेन की कंपनी। मतलब you imported this software, you bought this software online from a company which does not belong to India. तो ये क्या हुआ, import of service। तो इस केस में ये जो ट्रांजैक्शन है ये भले ही पर्सनल पर्पस ट्रांजैक्शन है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन पे आपको क्या पे करना पड़ेगा, SGST पे करना पड़ेगा। मान लीजिए सॉफ्टवेयर 100 रुपए का है, तो रिवर्स चार्ज में मान लीजिए अगर इस पे जीएसटी लगता है, IGST लगता है 18%, तो ये 18 रुपए आपको गवर्नमेंट को अलग से पे करने हैं। फाइन, सो इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे क्या लगता है, रिवर्स चार्ज, यानी इसमें जो सेलर है, जो फॉरेन की कंपनी आपको सॉफ्टवेयर सेल कर रही है, उसको जीएसटी पे नहीं करना है, क्योंकि वो क्या होगी, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होगी, जीएसटी में रजिस्टर्ड वो नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है, फॉरेन की कंपनी, वहां पे जीएसटी नहीं लगता है। इंडिया में कौन हो आप, इंडिया में जीएसटी लगता है। तो इस केस में, इंपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर के केस में, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में आपको क्या पे करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे। समझ आ रहा है फ्रेंड्स। फाइन, मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, ठीक है, कैसा सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बिजनेस पर्पस के लिए। तो ये कैसा हुआ, ये ट्रांजैक्शन फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ। फाइन, ये सॉफ्टवेयर आपने क्यों खरीदा, बिजनेस पर्पस के लिए। तो इस केस में भी ये ट्रांजैक्शन कैसा होगा, टैक्सेबल ट्रांजैक्शन होगा, और इस पे आपको IGST पे करना पड़ेगा। किस बेसिस पे, रिवर्स चार्ज बेसिस पे। समझ आ रहा है फ्रेंड्स। फाइन, एक बार इसको रीड करते हैं। एक्सेप्शन टू द कंडीशन ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब इवन इफ द ट्रांजैक्शन कंडक्टेड is not for business purpose but for personal purpose, even then you have to pay tax on it. It would be considered as supply. Import of services, whether or not in the course or for furtherance of business. Example, the connotation of supply gets expanded significantly through the second part of section 7, that is section 7(1)(b), which brings within the ambit of supply the importation of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of business. This is the only exception to the condition of supply being made in the course or furtherance of business. मतलब import of service के अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए हैं तो ही जीएसटी लगेगा, अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस एक इकलौता एक्सेप्शन है टू द कंडीशन ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब सभी के सभी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनमें बिजनेस पर्पस कंडीशन यानी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की कंडीशन फुलफिल होना मैंडेटरी है। केवल इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में क्या होगा, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस बिजनेस पर्पस के लिए नहीं भी है
तो भी क्या भरना पड़ेगा आपको, उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। किस बेसिस पे? रिवर्स चार्ज बेसिस पे। फाइन, ठीक है। और फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल नहीं है, दिस वॉज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन। फाइन, जो सॉफ्टवेयर वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया वो आप नोट कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको दुबई के किसी होटल का जो डिज़ाइन है वो बहुत पसंद आया और वो होटल आपके फ्रेंड का है। तो आपने आपके फ्रेंड से कहा कि तुम्हारा जो होटल जिसने डिज़ाइन किया है उस आर्किटेक्ट का मुझे कांटेक्ट दो। फाइन, तो आपने उस आर्किटेक्ट को कांटेक्ट करके उससे कहा कि मुझे इंडिया में सेम डिज़ाइन का होटल बनवाना है। तो ये जो डिज़ाइनिंग सर्विसेज जो आपको आर्किटेक्ट ने दी, ये क्या आर्किटेक्ट इंडिया का है? नहीं, वो कहाँ का है? दुबई का। तो ये जो डिज़ाइनिंग सर्विस जो आर्किटेक्ट ने दी और उसके लिए आपने उसको कुछ कंसिडरेशन पे किया, तो ये क्या हुआ? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो इस इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में भी क्या लगेगा? IGST लगेगा और आप गवर्नमेंट को पे करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे। अब आपने ये जो सर्विस इंपोर्ट की, ये तो बिजनेस पर्पस के लिए की ना। आप क्या करना चाह रहे हैं? अपना होटल डिजाइन। अगर आप अपना घर डिजाइन करवाना चाहते हैं आर्किटेक्ट से तो भी क्या होता? आपको IGST पे करना पड़ता रिवर्स चार्ज बेसिस पे। और घर बनवाना क्या है? एक पर्सनल नेचर ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट बिजनेस नेचर ट्रांजैक्शन। फाइन, सो लेट्स लर्न एक्सेप्शन टू द कंडीशन ऑफ कंसिडरेशन। सो बेसिकली ये जो ट्रांजैक्शन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज C के अंदर दिए हुए हैं, इन ट्रांजैक्शंस में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी क्या माना जाएगा? इन ट्रांजैक्शंस को सप्लाई माना जाएगा और उस पर GST लगेगा। फाइन, सो देयर आर 4 कैटेगरीज गिवन अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज C. So let's learn the first category. Any kind of disposal or transfer of business assets made by an entity on permanent basis even though without consideration qualifies as supply. मतलब अगर आप business assets transfer करते हैं, ठीक है, कैसे? permanent transfer of business assets अगर आप करते हैं without consideration तो भी उसको क्या माना जाएगा? supply. However, you should have taken ITC on those assets. मतलब अगर मैंने कोई एसेट खरीदा, ठीक है, मान लीजिए मशीन खरीदी, उस मशीन पे मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला 18,000 रुपये और वो 18,000 रुपये मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। 3 साल मशीन यूज़ की, मानिए, फिर मैंने मशीन बेच दी। तो ये जो मशीन मैंने बेची, अगर मैंने इस पर कंसिडरेशन नहीं भी लिया है, अगर मैंने इसके सेल पे पैसा नहीं भी लिया है, मान लीजिए मैंने बेची नहीं, मैंने किसी को गिफ्ट कर दी, तो भी क्या लगेगा? इस पे GST लगेगा। अगर मैंने जो मशीन खरीदी थी और उसका जो 18,000 ITC था वो मैंने नहीं लिया था, मतलब 18,000 जो ITC था वो क्या हो गया? लैप्स हो गया। और अगर फिर मैं इस मशीन को बेच रहा हूं, ठीक है, और कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहा हूं, तो क्या इस पे GST लगेगा? इस पे GST नहीं लगेगा। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स व्हेन ITC इज टेकन, permanent transfer of business assets when ITC is taken will qualify as supply even though consideration has not been charged. मतलब आप उसको डिस्पोज कर दो, स्क्रैप कर दो, गिफ्ट कर दो, फिर भी आप गवर्नमेंट क्या कहती है? आपको इस पे GST पे करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि जब आपने इसको स्क्रैप कर दिया या गिफ्ट दे दिया तो कौन सी वैल्यू पे आप टैक्स चार्ज करोगे? आपने अगर किसी से पैसे लिए, ठीक है, कंसिडरेशन चार्ज किया, तो आपको पता है कि मैंने लाख रुपए चार्ज किए, इस पर 18% GST लगेगा, तो मुझे 18,000 रुपए कलेक्ट करने हैं या गवर्नमेंट को पे करने हैं। इस केस में जो आपने एसेट है उसमें आपने कंसिडरेशन तो चार्ज किया ही नहीं है, तो आप डिसाइड कैसे करोगे कि किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा? तो फ्रेंड्स हमने एक चीज समझी थी कि जब भी वैल्यूएशन का इशू आएगा कि मुझे किस वैल्यू पे टैक्स पे करना है, तो उसके लिए हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो आपको एक बेसिक गाइडेंस दे दूं मैं, इन केसेस में जो एसेट का मार्केट वैल्यू होता है, ठीक है, ओपन मार्केट वैल्यू जो होता है इस तरीके के एसेट्स का, उस ओपन मार्केट वैल्यू के बेसिस पे गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता है। ये हम सीखेंगे चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई में।
क्या होगा फ्रेंड्स, जो मशीन आपने बेची उसकी क्या निकालेंगे हम, ओपन मार्केट वैल्यू, क्योंकि कंसिडरेशन तो आपने चार्ज किया नहीं था। तो जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी इस तरीके के एसेट की, है ना, उस पर हम क्या चार्ज करेंगे, यानी उस पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ये डिटेल में हम सीखेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। फाइन, ये अभी मैंने आपको समझाया ताकि आपको थोड़ा आइडिया आए कि जब हम कंसिडरेशन चार्ज कर ही नहीं रहे हैं तो हम किस वैल्यू पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, ये हम सीखना है वैल्यू ऑफ सप्लाई में। और किस बेसिस पे करते हैं, ओपन मार्केट वैल्यू के बेसिस पे। फाइन, however it is important to note that this provision would apply only if input tax credit has been availed on such assets। ये प्रोविजन कब अप्लाई होगा, जब आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल की होगी। अगर आपने उस एसेट की आईटीसी ली ही नहीं है तो क्या उसके सेल पे आपको टैक्स पे करना है, उसके सेल पे आपको टैक्स पे नहीं करना है। फाइन, therefore in order to qualify supply under this para following condition needs to be satisfied। There must be a disposal or transfer of business assets। कंडीशन नंबर 1 क्या है, डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स। कंडीशन नंबर 2, ट्रांसफर और डिस्पोजल मस्ट बी परमानेंट। कंडीशन नंबर 3, आईटीसी मस्ट हैव बीन अवेल्ड ऑन सच बिजनेस असेट्स। आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया होना चाहिए, तभी ही उसके डिस्पोजल पे, डिस्पोजल विदाउट कंसिडरेशन पे आपको क्या पे करना है, जीएसटी पे करना है। किसको पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। फाइन, समझ आ रहा है फ्रेंड्स। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, गवर्नमेंट की जो इनकम होती है ना वो वैल्यू एडिशन पे होती है। मतलब अगर आपने कोई चीज़ खरीदी तो उस पर आपने मान लीजिए 100 रुपये टैक्स पे किया, है ना, 1000 रुपये की चीज़ थी, मान लीजिए 10% टैक्स पे किया तो 100 रुपये क्या हो गई आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट। मान लीजिए आपने उसको 2000 में पे किया, 2000 में सेल किया, तो आपने 10% के हिसाब से कितना टैक्स कलेक्ट किया होगा, 200 रुपये टैक्स कलेक्ट किया होगा। तो ये क्या हो गया आपका आउटपुट टैक्स। अब हमने क्या सीखा, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। तो गवर्नमेंट की इनकम क्या होगी, जो आपने वैल्यू एडिशन किया 2000 माइनस 1000, तो 1000 रुपये वैल्यू एडिशन किया आपने, 2000 में बेचा, 1000 में खरीदा था, तो 1000 रुपये क्या किया था आपने, वैल्यू एडिशन। तो ये जो 1000 रुपये का आपने वैल्यू एडिशन किया था, इसका अगर हम 10% निकाले तो कितना होगा, 100 रुपये, जिसको हम कहेंगे टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। और यही तो गवर्नमेंट की इनकम होती है। गवर्नमेंट किससे कमाती है, वैल्यू एडिशन से कमाती है। तो इस केस में भी अब गवर्नमेंट को क्या पे करोगे, 200 माइनस 100, 100 रुपये गवर्नमेंट को पे करोगे। फाइन, तो जनरली गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो किस बेसिस पे होती है, वैल्यू एडिशन के बेसिस पे। अब इस केस में अगर आप कंसिडरेशन कलेक्ट ही नहीं करोगे, मान लीजिए आपने 2000 की जो एसेट थी उसको आपने फ्री में दे दिया, तो क्या आपने कोई टैक्स कलेक्ट किया होगा इस केस में, आपने टैक्स कलेक्ट नहीं किया होगा। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लिया और आउटपुट टैक्स कलेक्ट करके मुझे पे भी नहीं किया, तो मेरी इनकम कैसे होगी। तो या तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लो ही मत, तो आपको आउटपुट टैक्स कलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है, या तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लो ही मत, तो आपको आउटपुट टैक्स कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। किस केस में, जिस केस में आप कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो तो आपको आउटपुट टैक्स भी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ताकि क्या गवर्नमेंट कुछ अर्न कर सके। मान लीजिए अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेते तो आपको आउटपुट टैक्स भी गवर्नमेंट को पे करना नहीं पड़ता। तो उस केस में गवर्नमेंट की इनकम क्या होती है, 100 रुपए, क्योंकि ये आईटीसी आपने आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ली ही नहीं है। लेकिन इस केस में क्या है, आपने आईटीसी ले ली आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, जो आप किसी और आउटपुट के सामने कुछ और सेल करोगे, कोई भी स्टॉक सेल करोगे, तो उसके सामने ये 100 रुपए आप क्या करोगे, यूज कर लोगे। तो गवर्नमेंट की इनकम क्या हुई, कुछ भी नहीं। इसलिए गवर्नमेंट कहती है अगर आप 100 रुपए आईटीसी ले रहे हो तो जो आपने कंसिडरेशन कलेक्ट नहीं भी किया है तो भी क्या करोगे, जो एसेट पे आपने आईटीसी लिया है अगर उसको आप डिस्पोज कर रहे हो तो उसका मार्केट वैल्यू निकालो और उस पर जो टैक्स बनता है वो आप मुझे पे करो। तो हमारे केस में टैक्स कितना बनता है, 200 रुपए, 200 माइनस 100, 100 आप किसको पे करोगे, गवर्नमेंट को पे करोगे। सो गवर्नमेंट शुड अर्न एटलीस्ट ऑन वन साइड, या तो आप आउटपुट टैक्स कलेक्ट करो, इनपुट में से माइनस करो और गवर्नमेंट को पे करो, या तो आप आउटपुट टैक्स कलेक्ट अगर नहीं कर रहे हो, कंसिडरेशन अगर आपने चार्ज ही नहीं किया तो आप आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो गवर्नमेंट कहती है आईटीसी भी मत लो। अगर आप आईटीसी नहीं लोगे
तो वो क्या हो जाएगी गवर्नमेंट की इनकम। तो गवर्नमेंट शुड एटलीस्ट अर्न ऑन वन साइड, या तो आईटीसी मत लो और वो रेवेन्यू हो जाए, या तो आप आउटपुट टैक्स कलेक्ट करके इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करके डिफरेंस अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर दो। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस फर्स्ट पॉइंट। फाइन, एग्जाम्पल्स देखते हैं। ध्रुवा गिव्स ओल्ड लैपटॉप्स बीइंग यूज्ड इन हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्रुवा ने एक ओल्ड लैपटॉप जो उसके बिजनेस में यूज हो रहा था उसके फ्रेंड को दे दिया। कैसे दे दिया? फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस विल क्वालिफाई एज सप्लाई प्रोवाइडेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड बाय ध्रुवा ऑन सच लैपटॉप्स। क्या बोला है? इसको हम सप्लाई मानेंगे और टैक्स लगाएंगे, लेकिन टैक्स कब लगाएंगे? अगर आपने क्या लिया होगा? प्रोवाइडेड यू हैव टेकन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन दैट लैपटॉप। सो गिविंग अवे ओल्ड लैपटॉप इज अ परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। यस, तो इस केस में जीएसटी लगेगा प्रोवाइडेड यू हैव टेकन आईटीसी ऑन द लैपटॉप। फाइन, सेकेंड एग्जांपल, अ डीलर ऑफ एयर कंडीशनर्स परमानेंटली ट्रांसफर्स द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन है ये डीलर ऑफ एयर कंडीशनर्स? उसने क्या कर लिया? ट्रांसफर किया। क्या ट्रांसफर किया? मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। आईटीसी ऑन सेड मोटर व्हीकल इज ब्लॉक्ड। जो उसने मोटर व्हीकल परचेज किया था उसकी आईटीसी कैसी थी? ब्लॉक्ड। मतलब ये ऐसा कह रहा है कि उसने आईटीसी नहीं ली होगी, क्योंकि आईटीसी क्या थी? उसकी ब्लॉक्ड थी। मतलब अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ब्लॉक्ड क्रेडिट। और ये भी पढ़ा था कि मोटर व्हीकल की क्रेडिट कैसी होती है? ब्लॉक्ड। फाइन, द ट्रांजेक्शन विल नॉट कंस्टिट्यूट अ सप्लाई एज द कंडीशन ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन द बिजनेस एसेट्स ट्रांसफर्ड इज नॉट फुलफिल्ड। आपने आईटीसी नहीं लिया है, इसलिए क्या होगा? जो आपने बिजनेस एसेट ट्रांसफर किया उस पे टैक्स नहीं लगेगा एंड इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई।